हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री के रिवीजन मॉड्यूल के डिस्कशन का। क्वेश्चन नंबर 23 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से 23 में आपसे कहा जा रहा है cos 4x माइनस 8 cos रेज टू पावर 4 प्लस 8 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है ना। fx आपका गिवन है cos 4x माइनस 8, ठीक है, cos रेज टू पावर 4x प्लस 8 cos स्क्वायर x, ये दिया गया है। अब अगर आप देखो, पूछा जा रहा है क्या कि x की जगह पे आप cos 2x रख दे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बन जाएगा, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करने की सोचेंगे। तो cos 4x को एज इट इज रखा, यहाँ दिख रहा है हमें कि 8 cos स्क्वायर x अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास बचेगा cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस साइन स्क्वायर माइनस के साथ मिलके प्लस हो गया, तो cos 4x प्लस आपके पास बचा 8 cos स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो cos 4x माइनस 8 cos रेज टू पावर 4 प्लस 8 cos स्क्वायर x था, है ना। चलिए अब यहां तक अपन पहुंचे, इसको क्या लिख सकते हैं आप, cos 4x और ये आपका बन जाएगा कितना, 2 अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो बाकी चीज़ क्या है, साइन 2x का होल स्क्वायर, है कि नहीं है, 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ये बन गए भाई साहब, और ये आ गया 2 साइन स्क्वायर 2x, ये दोनों बड़े कट, यहाँ पे 1। तो fx आपका 1 लिखा हुआ है, और जब fx 1 लिखा हुआ है मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, तो f ऑफ cos 2x भी क्या होगा, 1 ही होगा ना। f मतलब a b p भी वही होगा, क्योंकि fx तो हमेशा 1 है। ठीक है, c d सब बराबर ही है, सब 1 लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 3 प्लस कॉस पाई एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4 माइनस 2 साइन रेज टू पावर 8x। तो अब आप पहले सोचो ये कि आप अगर साइन रेज टू पावर 8 के साथ इक्वेशन सॉल्व करने जाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड फंस जाएगा। ठीक है, तो बाउंडेडनेस का इसका मतलब यूज हो सकता है। तो 3 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यूज कैसी आएंगी, 3 प्लस कॉस एक्स मिनिमम वैल्यू कितनी लेगा 2, मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेगा 4। ठीक है, का होल स्क्वायर, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2 स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 4 स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 के लिए कि आपका ये लिखा हुआ था 3 प्लस 2 कॉस एक्स का, 3 प्लस कॉस एक्स का ना, हाँ, 3 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 साइन रेज टू पावर 6x, नहीं साइन रेज टू पावर 8x, है ना। इसके लिए आप देखना चाह रहे हो। ठीक है, इसके बारे में आपने कहा कि भाई ये वैल्यू हमेशा कैसी होगी, 4 से छोटी आएगी। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, होगा ये 4 में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 प्लस कॉस एक्स को आपने कहा कि भाई मिनिमम वैल्यू 2, तो ये वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये 2 स्क्वायर से 4 स्क्वायर तक होगा। तो राइट साइड आपका 4 से हमेशा छोटा है या बराबर है, लेफ्ट साइड आपका 4 से हमेशा बड़ा है या बराबर है। तो इक्वालिटी कैसे क्रिएट होगी, जबकि दोनों 4 हो जाए, तो 3 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आपका 4 हो जाए, और साथ में 4 माइनस 2 साइन रेज टू पावर 8x भी आपका 4 हो जाए, दोनों ही 4 के बराबर हो जाए। तो मतलब इसके लिए जरूरत किसकी थी कि cos x आपका -1 रहे, और यहाँ से आपको जरूरत थी कि sin x आपका 0 हो जाए। तो cos x -1 और sin x 0 कहाँ कहाँ पे होगा वो अपन मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, किस इंटरवल में, 0 से 2 पाई, है ना, 0 से 3 पाई, 0 से 5 पाई। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऐसे होंगे ऑब्वियसली कि cos x आपका -1 रहे और sin x आपका 0 हो जाए। ठीक है, किसी इंटरवल में कितने सॉल्यूशंस हैं वो आप काउंट करके देख लो। जैसे कि ये कहाँ पे क्रिएट होगा, ये आपका क्रिएट हो जाएगा पाई पे, है ना, 3 पाई पे, 5 पाई पे, ये आपके इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन पे जाते हैं। 25 में क्या कहा गया है, tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 रेज टू पावर -1। ठीक है, क्या था यहाँ पे 25 में, tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 रेज टू पावर -1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस
cos 2x, ठीक है, तो इसको भी tan में बदल दो, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो दिस इज 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना, एंड दिस इज 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं क्रॉस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 2, सो इट इज 3 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो इसका मतलब कि tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, इसके करस्पॉन्डिंग सोचना है। और क्या कहा गया है कि 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 माइनस 8 इज पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, तो साइमल्टेनियसली एक और कंडीशन है कि 2 रेज़ टू पावर x प्लस 1 माइनस 8 इज पॉजिटिव, तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 2, तो x आपका कैसा आना चाहिए, 2 से बड़ा आना चाहिए था, है ना। इसके अगर आप सोल्यूशन लिखोगे डायरेक्टली तो क्या लिखोगे, n पाई प्लस माइनस पाई/3, यही लिखोगे, ठीक है। तो अब आते हैं कैसे दिया गया है सोल्यूशन, तो n पाई प्लस पाई/3 दिक्कत हो जाएगी क्योंकि पाई/3 वहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा ना, है ना, n पाई प्लस पाई/3 में n को 0 रखने पे पाई/3 भी आएगा और पाई/3 2 से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो ये n पाई प्लस पाई/3 नहीं हो सकता इनफैक्ट, ठीक है। n पाई माइनस पाई/2 इसकी बात करें तो n पाई माइनस सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ठीक है, ऐसे सोल्यूशन जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हो, ओके, तो n पाई माइनस पाई/3 पे अगर जाएं हम तो इसमें भी आपके माइनस पाई/3, मतलब ऐसा है कि हर एक सोल्यूशन वैसा आपका नहीं कह सकते, लेकिन जो भी सोल्यूशंस आएंगे वो कैसे होंगे, n पाई प्लस पाई/3 या n पाई माइनस पाई/3 टाइप के ही होंगे, ठीक है, उल्टा नहीं होगा कि n पाई प्लस पाई/3 टाइप का हर एक जो भी क्वांटिटी है वो इसका सोल्यूशन हो जाए, तो सोल्यूशंस आर ऑफ टाइप n पाई प्लस पाई/3 और n पाई माइनस पाई/3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पर लीजिए, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ कोर्स माइनस कॉस 2x लिखा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 तक जाएगी माइनस कॉस थीटा की, ठीक है। बी पार्ट में आपका क्या दिया गया है, बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 26 का बी √6/5, तो चलिए ये तो कांस्टेंट है, बाकी आपके पास है 1/√2 साइन प्लस 1/√3 कॉस, ठीक है, तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनाएगा, ठीक है भाई, ये तो फिक्स है ना, तो मैक्सिमाइज करना है तो इसी को करें, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, √a² मतलब 1/2 प्लस b², ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी √5/6, जब ये √6/5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना हो जाएगा 1, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी यूनिटी है। फिर आपका सी पार्ट है cos रेज़ टू पावर 6 प्लस sin रेज़ टू पावर 6, ठीक है, तो सी पार्ट में देखिए cos रेज़ टू पावर 6 प्लस sin रेज़ टू पावर 6 कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की पावर 3 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख सकते हैं। a³ प्लस b³ कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b लिखा जा सकता है, तो ये हो गया 1 माइनस 3/4 sin स्क्वायर 2x, ठीक है, ये तो आपका 1 है ना, इसको मैंने लिख दिया 3 अलग sin 2x/2 का होल स्क्वायर, sin x cos x का होल स्क्वायर, तो ये कर सकते थे ना हम, sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x/2, ये यूज किया है यहाँ पे, ठीक है, तो जब ये 0 होगा तब ये वैल्यू मैक्सिमाइज होगी और वो मैक्सिमाइज्ड वैल्यू कितनी आएगी, 1 के बराबर ही आएगी, तो सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन cos स्क्वायर x प्लस sin रेज़ टू पावर 4, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। डी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, cos स्क्वायर x प्लस sin रेज़ टू पावर 4x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी क्या, ठीक है, तो चेक किया हमने, क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन रेज़ टू पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को t मान लिया, ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक बन गई ना, रेंज वाला, जैसे इसका क्वेश्चन करते हैं कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू t, दैट मीन्स t बिलोंग्स टू 0 से 1, t हमेशा इस बीच में आएगा, ठीक है, तो ft आपका लिखा हुआ है 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर,
ठीक है, तो कहाँ पे चेक करना चाहिए? वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना है इसका? हाफ है ना, तो हाफ इस बीच में आता है। क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हो? ft आपका लिख लिया, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में t कैसा था आपका? 0 से 1 के बीच था। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए रेंज कहाँ से कहाँ तक आती है वो हम कैसे निकालते हैं? कहाँ पे चेक करते हैं? वर्टेक्स पहले देखते हैं। तो -b/2 है आपका, कितना है? हाफ के बराबर है। तो ये हाफ इस रेंज में मतलब इस इंटरवल में आता है। अगर इस इंटरवल में आता है तो हमें उसकी टेंशन लेनी चाहिए। f ऑफ हाफ, f ऑफ 0 भी देखना चाहिए, f ऑफ 1 भी देखना चाहिए। 1 देखेंगे तो 1 आएगा, 0 देखेंगे तो 1 आएगा। हाफ देखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? छोटी आ जाएगी कुछ, कितना? 3/4 के बराबर। इसका मतलब ये भी, इसकी रेंज क्या है? 3/4 से 1 है। दैट मीन्स ये भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 में sin थीटा प्लस cos थीटा आपका -1/5 है। तो tan θ/2 के बारे में आपको इक्वेशन बनानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू -1/5, यही गिवन है, ठीक है। तो tan θ/2 में इनको कन्वर्ट कर लीजिए। 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू -1/5, लिख दिया। ओके, अब यहां से क्या आ गया? 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू -1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से -5t स्क्वायर और ये रहा आपका -t स्क्वायर, तो दिस इज 4t स्क्वायर, ठीक है। -t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर, 10t है, माइनस का हो जाएगा 5 और -1 माइनस 5 मतलब -6, ठीक है। तो 2t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब कि इक्वेशन क्या बननी चाहिए? सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है। तो इसको अच्छा, देन अ वैल्यू ऑफ tan θ/2। क्वेश्चन ये कहा गया है कि tan θ/2 की ऐसी वैल्यू हो, ठीक है, जो कि किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यहां से आप देख सकते हो भाई सी ऑप्शन तो आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। लेकिन यहां से अगर हम देखें तो रूट्स कितने निकल करके आएंगे? रूट्स 2 निकल करके आएंगे, कितने कितने? 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू -½ या फिर 3, ठीक है। तो x, ऐसे सारे इक्वेशन जो x इक्वल टू 3 से सेटिस्फाई हो जाए, मतलब जिनका रूट x इक्वल टू 3 हो या फिर x इक्वल टू -½ हो, वो सभी इसको सेटिस्फाई, मतलब उन सभी को अ वैल्यू ऑफ tan θ/2 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लैंग्वेज समझना, क्या कहा गया है कि tan θ/2 की जो वैल्यू है वो कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और ये नहीं कहा है कि बोथ द वैल्यूज सेटिस्फाई, उसने कहा है देन अ वैल्यू ऑफ, मतलब कोई भी एक वैल्यू, अगर आपकी tan θ/2 की सपोज 3 वैल्यूज आ रही हैं, अगर उनमें से एक वैल्यू भी ऐसी है जो कि किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो वो आपको मार्क करना है, ठीक है। तो यहां पे आपके चारों ऑप्शंस करेक्ट हो जा रहे हैं। आगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लेम्डा फॉर विच दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 7 cos x प्लस 5 sin x की बात की गई है। ये मिनिमम वैल्यू कितनी लेगा आपकी? -√74। मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेगा? +√74। मतलब मैं कह सकता हूं कि आपका 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में 2 लैम्डा प्लस 1 आपका कैसा रहता है? -√74 से √74 के बीच में रहता है, ठीक है। यही था। तो अब आप यहां से देख लो कि 2 लैम्डा कहां से कहां के बीच जाएगा? 2 लैम्डा आपका √74 माइनस 1 और यहाँ -√74 माइनस 1, ठीक है, ठीक है। तो क्या पूछा क्या जा रहा है कि लेम्डा की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल होंगी? ओके, तो लेम्डा इज इक्वल टू, देखिए 0 सेटिस्फाई करेगा, +-1 भी सेटिस्फाई करेंगे, +-2 भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद +-3 भी सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या इसको? तो हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी कैसी है आप देखो तो 8.5 के लगभग, 8.5 माइनस 1, ठीक है। 8.5 माइनस 1 मतलब ये कुछ 7.6 के अप्रॉक्स है ना, 7.6 के अप्रॉक्स। और ये क्वांटिटी आपकी कितनी है?
-9.6 के अप्रॉक्स है, ठीक है। 2 लेमडा इसके बीच में वेरी करता है, तो लेमडा की इंटीग्रल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 +, -1 +, -2 + -3, ठीक है। और 4 हो सकता है, सॉरी -4 मतलब, है ना, +4 तक तो जाएंगे नहीं, -4 हो सकता है। इसका मतलब यही सारे आपके 8 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं लेमडा के लिए, ठीक है। स्टेटमेंट 2 हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन, a cos थीटा + b sin थीटा = c का एटलीस्ट वन सोल्यूशन इफ मॉड ऑफ c इज ग्रेटर देन √a² + b²। गलत बात है, क्योंकि √a² + b² से छोटा होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज a cos थीटा + b sin थीटा ऑलवेज लाई बिटवीन -√a² + b² टू +√a² + b²। तो c अगर आपका इस बीच का होगा तब तो सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज ऐसा कोई थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि 3 cos x + 4 sin x = 6, तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। वही बात स्टेटमेंट 2 में कही गई है। तो इसका कहा जाए कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, और सॉरी इनफैक्ट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट ही दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए sin 2 और sin 3 को कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले तो ये एंगल वाला नहीं है, sin 2 डिग्री नहीं है, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। 2 कहाँ आएगा, π/2 और पाई के बीच में, मतलब यहाँ कहीं मान लीजिए 2 आ गया आपका, ये 2, और 3 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा 2 और पाई के बीच में, ठीक है। तो sin 2 आपका बड़ा है, sin 3 आपका ऑब्वियसली छोटा है, ठीक है। तो π/2 से पाई के बीच का पोर्शन था, ठीक है। और अगर देखें तो जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं, है ना, वैसे वैसे वैल्यूज घट रही हैं, तो उसी की बात इसने करी है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, ऐसा ही लिखा गया था इस इंटरवल में, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट 1 तक पहुंच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कहा जा रहा है, अल्फा बीटा गामा आपका पॉजिटिव है, अल्फा + बीटा + गामा π/2 के बराबर है। tan अल्फा tan बीटा -a⁻6 + tan बीटा ओके इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब 3 मॉड का सम लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, ठीक है, इक्वल टू 0 ही होना पड़ेगा। और इक्वल टू भाई तीनों कैसे क्वांटिटीज हैं, मॉडुलस कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली चीजों का सम लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 हो सकता है। इक्वल टू 0 भी तब हो सकता है जब सपोज mod x + mod y + mod z अगर आपका कह दिया जाए 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों इंडिविजुअली क्या थे, 0 के बराबर थे, x भी 0 था, y भी 0 था और z भी 0 था। तो सेम वही चीज यहाँ पे कि tan अल्फा tan बीटा आपका कितना आना चाहिए, a⁻6, ठीक है। tan बीटा tan गामा भी इसी तरीके से b⁻2 और tan गामा tan अल्फा इज इक्वल टू c⁻3, यही होना चाहिए, है ना। तो कहा जा रहा है कि ऐसे में tan अल्फा tan बीटा ये सारे टर्म्स जो हैं आपके AP में है। अच्छा, ट्रायंगल की बात है क्या, नहीं ऐसा तो है नहीं। अच्छा, अल्फा बीटा गामा आपके पॉजिटिव, अच्छा अल्फा + बीटा + गामा आपका π/2 है, अल्फा + बीटा + गामा अगर π/2 है तो ऑब्वियसली आपका स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। कंडीशनल आइडेंटिटी होती थी, जब अल्फा + बीटा + गामा आपका π/2 हो तो आप लिख सकते हो स्टेटमेंट 2। पहले देख लेते हैं, ये आपका tan अल्फा + बीटा + गामा से अगर जाते हैं तो दिस इज S1 - S3/1 - S2, यही होता है। तो tan π/2 इज इक्वल टू S1 - S3/1 - S2। tan 90 इन्फिनिटी बन गया ना, तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा, तो 1 - S2 शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि समेशन ओवर tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू कितना, 0 के बराबर, है ना, सॉरी 1 के बराबर। तो स्टेटमेंट 2 तो आपका करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से आप स्टेटमेंट 1 के बारे में अगर सोचें तो आप क्या बोल सकते हैं कि a⁻6 + b⁻2 + c⁻3 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ऐसे ABC आपको खोजने हैं, तो ऐसे ABC क्या मिलेंगे, A आपको मिलेगा 1, B आपको मिलेगा 1 और C आपको मिलेगा 1, ठीक है। तो ABC ये तीनों आपके मिलेंगे, और इसका मतलब क्या होगा कि tan अल्फा आप ये 1/6 है,
दूसरा 1/2 है और तीसरा आपका 1/3 है, ठीक है। मतलब दिस इज नाउ 1/6, ठीक है, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/3। ऑफ कोर्स दीज आर नॉट इन एपी, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन 1। कॉम्प्रिहेंशन 1 में जो आपका डेटा मतलब जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो तो सभी को मालूम होती है, ठीक है। 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपन। क्या कहा गया है कि 4.5, ठीक है। तो ये रहा आपका, मान लीजिए ऐसा लिखा देता हूँ, ये 4 नहीं बल्कि 5 दिखा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 4 है और ये रहा आपका 6। तो 4.5 का मतलब यहाँ पे कहीं होगा ना, इधर आवर का हैंड होगा और यहाँ हाफ मतलब ये मिनट वाला हो जाएगा। तो बीच का एंगल कितना होगा? तो देखो आप भाई, ये 12 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और 12 पार्ट्स मिलके सेंटर पे कितना सबटेंड करते हैं? 360। तो ये हिस्सा कितना होगा? 30। तो ये बाकी का हाफ ही बचा होगा ना भाई। 4 का मतलब यहाँ पे थोड़ी ना होगा, ठीक है। 4.5 की मतलब है ना 4.5 मतलब 4:30 पे। तो अपन कहें कि ये आपका जो है थोड़ा ये भी तो शिफ्ट होगा ना, आवर का जो हैंड है, तो इसका मतलब 30 डिग्री और ये आधा शिफ्ट हो चुका होगा मतलब 15 डिग्री। तो टोटल कितना एंगल है इन दोनों के बीच का? 45 डिग्री है ना। तो 45 डिग्री है और कहा जा रहा है यही कि एंगल कितना था, तो बस 45 डिग्री एंगल था। 32 में a wheel of a train is 1 meter in diameter and it makes 5 revolutions per second. Then the speed of the train is approximately equal to, ठीक है। 1 सेकेंड में ये कितने राउंड मार रहा है? तो 5 रिवॉल्यूशंस, ठीक है, 5 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। 32। तो व्हील ऑफ ट्रेन इज 1 मीटर इन डायमीटर, ठीक है। ओके, तो आर इसका कितना है? हाफ है ना। और 2 पाई आर कितना हो जाएगा? इसका पाई हो जाएगा, ठीक। और वो 5 रिवॉल्यूशंस मार रहा है 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 1 सेकेंड में उसके पास आ गया 5 रिवॉल्यूशंस मतलब 5 पाई, ठीक है। तो 1 आवर की बात की जा रही है ना, आवर के हिसाब से आपका आंसर दे रखा है। तो 1 आवर में कितना करेगा? 1800 3600 ना, 18,000 पाई है ना, इतना। तो 18,000 पाई मीटर, ये आपका मीटर में आया, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली 18 पाई किलोमीटर, ठीक है। 1 घंटे में कितना चलेगा? 18 पाई किलोमीटर। पाई की जगह आप रख दो 18 × 3.14, मतलब कि कितना हो गया ये? 56 के अप्रॉक्स हो गया, 56.52, ठीक है। तो ये आपका 56 किलोमीटर, ठीक है। 57 जो दे रखा है वही आपका करेक्टली आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्या कहा गया? 2 लाइन्स ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, डिवाइड द सर्कल इनटू 3 रीजन्स, ठीक है, ऑफ इक्वल एरिया, देन द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाय। ओके, क्या कहा जा रहा है कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 में 2 लाइन्स है, किससे पास करती है वो? थ्रू अ पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट से आपने 2 लाइनें खींच दी। इन लाइनों ने जितना इसका एरिया था उतना ही इसका एरिया था, उतना ही इसका भी एरिया था, ठीक है ना। तीनों बराबर थे, तो तीनों बराबर थे तो इसका मतलब 3a कितना था आपका? पाई आर स्क्वायर। तो a आपका कितना था? 1/3 पाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। मान लिया ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं, PQR है ना, क्योंकि हमें ए की जरूरत है। तो ए मेजर करने के लिए हमें चाहिए होगा कि ये सेगमेंट्स आपके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका सेंटर O है ना, ठीक है ये बात। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी एक अगर हम सेगमेंट लेते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे एंगल थीटा था, इसी की बात की गई है इनिशियली कि टोटल एंगल ये थीटा था, हाँ ठीक है ना। तो अगर ये एंगल थीटा था तो इसका मतलब यहाँ पे कितना एंगल रहा होगा? 2 थीटा रहा होगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये जो पोर्शन है अगर इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये वहाँ पे एंगल थीटा सबटेंड करता था, यहाँ पे 2 थीटा करेगा, है ना, ठीक है।
तो अब देखिए जरा इसको कि इस सेगमेंट का एरिया अगर मुझे निकालना हो तो ये 1/3r² में अगर देखा जाए तो ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ठीक है, और ये पूरा सेगमेंट भी है, ठीक है। सपोज ये x है, ये x है, ठीक है, बराबर ही होंगे, और ये आपका बाकी का पोर्शन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 1/3πr² में क्या क्या है, ये सेक्टर का एरिया y, ठीक है, तो y प्लस ये वाला ट्रायंगल और प्लस ये ORP वाला ट्रायंगल, ठीक है, एक OPQ और एक OPR, तो y प्लस x, तो y कितना था आपका हाफ, ठीक है, r² 2θ, ठीक है, x क्या था हाफ r इंटू r, और अगर ये 2θ है, ठीक है, ये ट्रायंगल है आपका, है ना, 2θ यहाँ पे था, है ना, ये चीज, ओके। तो ये ट्रायंगल के लिए हम देखें, ये r है, एक साइड ये भी r है, ठीक है, तो ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा सिमेट्रिकली, तो हाफ r² साइन थीटा 2 बार आ जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3πr², हाफ r² 2θ, हाफ r² साइन थीटा इंटू 2। तो अगर हाफ r मतलब r² काट दें तो बचेगा कितना, एक बार देख लेते हैं, r² थीटा प्लस r² साइन थीटा, ठीक है, 2 कट गया, r² साइन थीटा, यहाँ पे 2 कट गया, 1/3πr², तो r² ने r² को साफ कर दिया, तो थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू π/3, ये रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो 3θ प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू पाई, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या था, हमने कहा कि मान लिया कि ये पूरा जो सेगमेंट है, ठीक है, PQR, ठीक है, ये पूरा पोर्शन, इसका एरिया 1/3πr² होना चाहिए। अब उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो हमने कहा भाई अगर ये एंगल थीटा था तो यहाँ पे एंगल कितना बना होगा, 2θ के बराबर, है ना, 2θ के बराबर बना होगा, तो सेगमेंट का एरिया आ गया ये OQR का 1/2r² 2θ, ठीक है, प्लस ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इनका भी एरिया आपने निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन 2। कॉम्प्रिहेंशन 2 में आपसे बोला जा रहा है कि sin 9π/14, sin 11π/14, sin 13π/14। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 34 है ये आपका, sin 9π/14, ठीक है, sin 11π/14 और sin 13π/14, ऐसा लिखा गया था, है ना। तो अगर अपन देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस 2π/14, तो दिस इज sin π/2 प्लस π/14, 2π/14, है ना। ये क्या है, sin π/2 प्लस 4π/14, है ना। और एक है आपके पास, किस फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो रहा है, sin 13π/14, अच्छा, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पाई माइनस π/14, है ना। तो ये बन गया आपका साइन, ठीक है, साइन नहीं सॉरी कॉस ऑफ 2π/14, कॉस ऑफ 4π/14, है ना। और एक है आपके पास साइन π/14, ठीक है, यही एक्सप्रेशन आ रहा है। 13π/14 को आपने ये रख दिया, है ना। इसमें अभी भी दिक्कत आएगी क्योंकि ये कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार को कॉस में, है ना। तो कॉस में क्या लिखेंगे, π/2 माइनस π/14, है ना। तो दिस इज योर, कितना आ गया ये, 3π/7 आ गया ना, नहीं, π/2 माइनस π/14 मतलब 7 था, 3π/7, और ये आ गया आपका cos 2π/7, और ये आ गया आपका cos π/7, ठीक है। अब लिखा जा सकता है इसको कि ये आपका π/7 ठीक था, 2π/7 ठीक था, इसको लिख दिया आपने, मान लीजिए π-4π/7। सो यहाँ से एक माइनस बाहर निकल आएगा, बाकी बचा cos π/7, 2π/7 और cos
4π/7। ठीक है, तो इसी के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है। क्या है फॉर्मूले में, जो आपका एक्चुअल जो थ्योरी गिवन थी, थ्योरी में आपके पास गिवन है कॉस का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, तो वैसे भी पता होता है। ठीक है, उसी को थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया है। सबसे बड़े वाले एंगल का ट्वाइस sin 8π/7। क्या किया है हमने, sin π/7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो sin π/7 cos π/7 मिलके sin 2π/7 हो गए, cos 2π/7 के साथ वो मिलकर के sin 4π/7 हो गया, sin 4π/7 cos 4π/7 मिलके sin 8π/7 हो गए। डिवीजन में आपके पास बचा है sin π/7 और ये 1/8 है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से आप निकाल सकते हैं, -1/8 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2³ 2⁴, 2⁵ अप टू 2⁻10। ठीक है, तो ये तो सीधा आपको जो फॉर्मूला दिया गया है m से लेके n तक का ऊपर थ्योरी में, उसी को आपको यूज करना है। तो अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 35 में, ठीक है, तो आपका m कितना है, m है आपका 3, n है आपका 10, m है 3, n है 10 और थीटा कितना है, थीटा है आपका π/10। ठीक है, यही दिया हुआ था। तो प्रोडक्ट कितना आएगा, फॉर्मूले को यूज करें, sin into 2⁻n+1 थीटा अपॉन, नीचे क्या लिखा गया है, 2⁻n−m+1 sin 2⁻m थीटा, ये बोला गया था। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी sin, ठीक है, 2⁻n+1 मतलब 2⁻11 है ना, इंटू π/10 और डिवीजन में आपके पास कितना आ जाएगा, 2⁻10 - 3 7 + 1 8 और sin 2⁻3 इंटू π/10। तो ये आपके पास टर्म बन रही है sin 2048 आ जाएगा क्या, π/10। ठीक है, और यहां से 2⁸ sin 8π/10 निकाल सकते हो आप। ठीक है, ऊपर वाली चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 204π + 8π/10 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, निकल आया आपका यहां से। 36 में cos π/11, 2π/11, 3π/11 अप टू 11π/11 तक की बात की गई। ठीक है, तो 11π/11 तो वैसे भी खैर कितना होगा आपका, -1 के बराबर, तो वो तो कोई खास टेंशन है नहीं। 36 में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो देखो 36 में आपको क्या बोला गया, 36 में आपके पास था π/11 से 11π/11 तक। ठीक है, तो मेनली अपन फोकस करते हैं π/11, 2π/11 है ना, 3π/11 और ऐसे करके अपन कहाँ तक जा रहे हैं, cos 10π/11 तक, क्योंकि उसके बाद तो क्या लिखा हुआ है आपका, बेसिकली -1 लिखा हुआ है ना, यही चीज थी। तो आगे देखिए, π/11 और 10π/11 ठीक है बराबर ही है, दोनों में क्या ही फर्क है, सिर्फ एक माइनस साइन का, वो भी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप इसको लिख सकते थे 10π/11 को π - π/11 लिख सकते थे। ठीक है, तो ये π/11 और 10π/11 ठीक है, दोनों एक साथ आ गए आपके। ठीक है, फिर इसी तरीके से 2π/11 के साथ आ गया आपका 9π/11। ठीक है, फिर 3 ठीक है और 8 आ जाएंगे, फिर ऐसे ही 4 और 7 आ जाएंगे, फिर ऐसे ही 5 और 6 आ जाएंगे, यही सब है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -cos π/11, इसको -cos 2π/11, इसको -cos 3π/11, इसको -cos 4π/11, इसको -cos 5π/11। तो एक माइनस पहले से था, इन 5 ब्रैकेट से 5 माइनस बाहर निकले, मतलब सब मिलके प्लस हो गया। तो बचा आपके पास cos π/11, 2π/11, 3π/11, 4π/11 और cos 5π/11 का होल स्क्वायर, यही बचेगा। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करने का अगर कोशिश करें तो यहाँ पे आपके पास 2π 4π है ना। अच्छा, और क्या क्या है, आपको 2 का मल्टीपल में चाहिए था ना, 8 का भी जुगाड़ है आपके पास। ठीक है, 2 4 8 ओके, ये अलग अगर रखा जाए
तो इसको हम 3π/11 की जगह 8π भी लिख सकते हैं। भाई दोनों एक दूसरे के निगेटिव ही होंगे ना, cos 8π/11 और cos 3π/11, तो वो माइनस साइन का तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो हमने क्या किया, इनका मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है, π/11, 2π/11, 4π/11, 8π/11। तो रिजल्ट क्या आएगा, साइन सबसे बड़े वाले एंगल का ट्वाइस 16π/11 अपॉन 2 रेज टू पावर कितने टर्म्स थे, 4, साइन सबसे छोटा वाला एंगल π/11 रख दिया। और यहां आपका क्या है, cos 5π/11, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन ये आपका लिखा हुआ है एक तरीके से माइनस साइन 5π/11, ठीक है, और ये रहे आपके cos 5π/11, ठीक है, डिवाइडेड बाई 16 साइन π/11 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों मिल गए, इनने क्या बना दिया, -½ साइन 10π/11 बन गया। डिवीजन में आपके पास 16 साइन π/11 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा मिलके, ठीक है, -½ साइन 2 थीटा, तो -½ साइन 10π/11। साइन 10π/11 और साइन π/11 बराबर ही है, तो बचा -1/32 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मैट्रिक्स मैच टाइप में आपसे क्या कहा जा रहा है, मैच द कॉलम 1 में, द क्वेश्चन नंबर 37, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन cos रेज टू पावर 7 प्लस साइन रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 ए से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। बोला गया है cos रेज टू पावर 7, ठीक है, प्लस साइन रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, अब यहां से क्या बन जाएगा, cos रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन रेज टू पावर 4। तो पहले तो एक चीज चेक कर लो बाउंडेडनेस के लिए। तो बाउंडेडनेस के लिए अगर आप चेक करने जाओगे तो आप देख रहे हो कि ये भी क्वांटिटी आपकी 1 से छोटी है और ये वाला तो ऑब्वियसली आपका 1 या 1 से छोटा ही रहेगा। तो इसका मतलब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि बाउंडेडनेस अप्लाई कर पाए, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर पाए, ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, क्योंकि ये आपका लेस देन और इक्वल टू 1 है, ये भी लेस देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता कि एक 1 से छोटा है दूसरा 1 से बड़ा है तब तो ठीक था, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई हो सकती थी। यहाँ पे तो वैसा कुछ है नहीं सीन। तो इसका मतलब कि हमें प्रोसेस कुछ आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इसके दो फैक्टर्स कर दिए मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर। तो ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये कॉस रेज टू पावर 7x, ठीक है, माइनस इज इक्वल टू 0। तो कॉस स्क्वायर एक्स आपका कॉमन निकल गया, बचा कॉस रेज टू पावर 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स 0 हो सकता है या फिर कॉस रेज टू पावर 5x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाए। अब कहानी अलग होगी, यहां बाउंडेडनेस आपका अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये क्वांटिटी आपकी लेस देन और इक्वल टू 1 है और ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। इसका मतलब कि ये सिचुएशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जबकि दोनों ही क्या हो जाएं, 1 के बराबर। मतलब cos x को 1 होना चाहिए, ठीक है, और sin x को 0 होना चाहिए, ठीक है। और यहां से एक सेट ऑफ सोल्यूशन और है ही अपने पास कि cos x को 0 होना चाहिए। तो ऐसे x कौन से होंगे, काउंट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, हमें माइनस पाई से पाई के बीच देखना है, तो मतलब 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन है। उसके बाद π/2 भी एक सोल्यूशन है, ठीक है, और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, -π/2 सॉरी, -π/2 भी एक सोल्यूशन होगा इसके लिए। तो cos x इक्वल टू 0 के लिए अगर कहा जाए तो दो सोल्यूशन, -π/2 एंड π/2, और sin x इक्वल टू 0 के लिए इस इंटरवल में एक ही सोल्यूशन है 0। तो टोटल हमारे पास 3 सोल्यूशंस इसके। नंबर ऑफ रियल रूट्स कहा जाए तो एस ऑप्शंस के साथ अपन जाएंगे ए के लिए, ठीक है। बी पार्ट में देखिए क्या कहा गया, √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20, ठीक है, √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20। तो इसको आपने मान लीजिए साइन कॉस में बदला, तो √3, ठीक है, अपॉन साइन -1 अपॉन कॉस, तो cos 20 माइनस साइन 20 अपॉन साइन 20 इंटू कॉस 20, ये आ जाएगा। तो यहां से आप देखें 2 अगर कॉमन निकाल लें तो यहां बचता है आपका √3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री,
ठीक है। और ये आपका नीचे क्या है, इसको लिख सकते हो साइन 40 डिग्री बाई 2 लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से। 2 कॉमन, ये लिखा है साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20, सो दिस इज साइन 60 माइनस 20, ठीक है। और नीचे आपका साइन 40 पहले से है बाई 2, इस 2 के साथ 4 हो गया, ठीक है। ये दोनों कट गए, आंसर कितना आ गया 4 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में क्या कहा जा रहा था, 4 cos 36 माइनस 4 cos 72, ठीक है। 4 cos 36 माइनस 4 cos 72 प्लस बोला गया है 4 sin 18 cos 36, 4 sin 18 cos 36, इसकी बात की गई, ठीक है। तो पहले तो इस पे CD लगा लेते हैं, तो CD इन दोनों पे लगाया तो क्या बनेगा 2 sin, ठीक है, C प्लस डी बाई 2 मतलब 54, ठीक है, और साइन D माइनस C बाई 2 मतलब कि 18, ठीक है। और साथ में ये 4 sin 18 cos 36 है, ठीक है। तो ये भी तो वही लिखा है cos 36 sin 18 cos 36 sin 18, मतलब यहाँ से 8 है, यहाँ से 4 है, दोनों मिलके 12 हो गए, 12 cos 36 और sin 18 डिग्री, दोनों की वैल्यूज पता होती। sin 18 होता है आपका √5 माइनस 1/4 और cos 36 होता है √5 प्लस 1/4, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12 इंटू √5 माइनस 1/4 √5 प्लस 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया दोनों का प्रोडक्ट 5 माइनस 1/16, मतलब कि आंसर हो गया 3 के बराबर, है ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई कोसेक x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट x। तो डी पार्ट में देखिए आसान सा है, इसमें यही लिखा है ना कोसेक माइनस कॉट इज इक्वल टू 1। तो आपको बताया जाता है कि कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां से कोसेक प्लस कॉट इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा ना। कोसेक माइनस कॉट इज 1, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कोसेक प्लस कॉट कितना हो गया, 1 के बराबर ही हो गया। तो यहां से अगर आप देखें तो कोसेक x की वैल्यू 1 है, कॉट x की वैल्यू 0 के बराबर है ना। मतलब साइन x आपको चाहिए 1 और कॉट x चाहिए 0, मतलब ओवरऑल बस यही रिक्वायरमेंट है कि साइन x आपका 1 रहे और कॉस x आपका 0 रहे। ऐसा कहां पे होगा, तो π/2 पे होगा इस इंटरवल के लिए, है ना। π/2 के अलावा और कहां पे होगा, -3 π/2 पे होगा, जहां साइन x आपका 1 आ जाएगा और कॉस x आपका 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 38 में ए पार्ट में क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर मॉड ऑफ कॉट x इज इक्वल टू कॉट x प्लस 1 बाई साइन x। इसके लिए आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो दो केसेस के तरीके से ओपन किया, इंटरवल हमें 0 से पाई दे रखा है, तो 0 से पाई के बीच जब x हम लेंगे 0 से π/2, है ना, x आपका 0 से अगर π/2 रहे, ठीक है, 0 नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपका cot x कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये cot x इज इक्वल टू cot x प्लस 1 बाई साइन x। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कि 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन यहाँ से नहीं आएगा। फिर केस 2 लिया आपने, जब x आपका π/2 से पाई के बीच है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस cot x आएगा, इधर आएगा आपका cot x और प्लस 1 बाई साइन x। तो 2 cot x को लिख दिया मैंने ऐसा, तो यहां से आपके पास ऐसा आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास cos x इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो इस इंटरवल में आपका अगर देखें तो cos x आपका इस तरीके का ग्राफ है, ये रहा आपका पाई, ये रहा आपका π/2। तो cos x इक्वल टू -12 आपका सिर्फ एक ही वैल्यू पे पॉसिबल है, ठीक है। तो एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बी पार्ट में देखिए साइन थीटा प्लस साइन फाई गिवन है, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई गिवन है। बी पार्ट में साइन थीटा प्लस साइन फाई इज इक्वल टू हाफ, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू 2,
है ना। तो कुछ खास, पहली बात तो ये कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि थीटा और फाई दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी तो कॉस थीटा प्लस कॉस फाई आपका 2 पहुंचेगा। और कॉस थीटा प्लस कॉस फाई अगर 2 पहुंच गया, ठीक है, मतलब थीटा और फाई दोनों 0 हो गए तो साइन थीटा प्लस साइन फाई कैसे होगा, वो तो 0 ही हो जाएगा फिर, है ना। तो क्वेश्चन रॉन्ग है। ऑल्दो इनका कहने का जो आपसे करवाना चाहते थे वो ये था कि इस पे आप सीधी फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो 2 साइन, मतलब क्यों करोगे, ताकि आप एंगल बना सको ये थीटा प्लस फाई बाई 2 वाला, ठीक है। सीडी फॉर्मूला अप्लाई करते ही साथ यहाँ ये बन गया, और यहाँ आ गया आपका 2 कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। दोनों का आपने रेशियो लिया तो आपके पास कॉट थीटा प्लस फाई बाई 2 की वैल्यू आ गई। ऑल्दो दिस इज रॉन्ग बिकॉज गिवन इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। दोनों साइमल्टेनियसली हो ही नहीं सकते कि कॉस थीटा प्लस कॉस फाई 2 हो जाए और साइन थीटा प्लस साइन फाई आपका हाफ हो जाए। तो क्वेश्चन आपका ओवरऑल देखा जाए तो रॉन्ग है, ठीक है। सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में आपसे कहा जा रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन पाई बाई 3 माइनस अल्फा साइन पाई बाई 3 प्लस अल्फा साइन पाई बाई 3 माइनस अल्फा साइन पाई बाई 3, ठीक है। दिस इज साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये रहा आपका साइन स्क्वायर अल्फा, कट गए अल्फा, बाकी बचा 3/4, ठीक है। डी पार्ट में आपसे कहा जा रहा था tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan फाई, तो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस फाई। डी पार्ट में tan थीटा माइनस फाई की बात करनी है सबसे पहले, tan थीटा माइनस फाई की। तो tan थीटा माइनस tan फाई अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाई, यही होता है, ठीक है। tan थीटा को कितना बताया गया है, 3 tan फाई के बराबर। दिस इज योर 2 tan फाई अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू 3 tan थीटा इंटू tan फाई, मतलब 3 tan स्क्वायर फाई आ गया, है ना। यहाँ पे इसने क्या कहा कि मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है ना, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए tan थीटा माइनस फाई को अगर हम मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं tan थीटा माइनस फाई आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो आपने ऐसे लिख दिया इसको, tan फाई से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेता हूँ, तो दिस इज योर cot फाई प्लस दिस इज योर 3 tan फाई, है ना। EMGM लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों लगाने पड़ेंगे। हो सकता है tan फाई आपका नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव, दोनों ही अलग अलग देखना पड़ेगा, ठीक है। तो EMGM अपन लगाते हैं, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। देखिए cot फाई प्लस 3 tan फाई, अगर आपने EMGM अप्लाई किया, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो पहला केस, जबकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो केस 1 है, ठीक है, जब ये पॉजिटिव है tan फाई, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 आएगा, ठीक है। तो cot थीटा प्लस cot फाई प्लस 3 tan फाई विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है 2 अपॉन cot थीटा cot फाई प्लस 3 tan फाई, ये कैसा हो जाएगा आपका, लेस देन 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और केस 2 लेते हैं, जब ये निगेटिव है, जब ये निगेटिव है तो AM लेस देन GM होता है, ठीक है। जब क्वांटिटीज निगेटिव होती हैं तो क्या होता है, AM लेस देन और इक्वल टू GM। तो AM आपका तब कितना आएगा, cot फाई प्लस 3 tan फाई बाई 2 डिवाइड लेस देन और इक्वल टू माइनस का, ठीक है, ये दोनों निगेटिव है, तो GM क्या होगा, -√AB होता है। याद रहे, A और B जब आपके पॉजिटिव रहते हैं तो GM होता है √AB, और जब A और B आपके निगेटिव रहे तो GM होता है -√AB, ठीक है। तो अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, है ना। तो जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा कि दिस होल क्वांटिटी, मतलब जो आपको चाहिए थी 2 अपॉन cot फाई प्लस 3 tan फाई, ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी कैसी है, लेस देन -1/√3 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू हमेशा कैसी है, ये वैल्यू आपकी उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है,
-1/√3 और 1/√3 के बीच में एग्जिस्ट करती है। ये क्वांटिटी -1/√3 और 1/√3 के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो कोई कहे कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस फाइव जो आपको पूछा गया उसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर या फिर -1/√3 का होल स्क्वायर, दोनों बराबर ही है। कोई कहे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो सबसे छोटी वैल्यू 0 है, क्योंकि ऐसा हो गया ना कि x आपका -1/√3 से 1/√3 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, x आपका इस रीजन में वेरी करता है। x स्क्वायर की सबसे बड़ी और छोटी वैल्यू बताओ, तो x स्क्वायर सबसे छोटा क्या होगा, 0 ही होगा। सबसे बड़ा क्या होगा, 1/3 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है sin 10a + sin 10b + sin 10c फॉर अ ट्रायंगल। कंडीशनल आइडेंटिटी की तरह इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 39। ठीक है, तो sin 10a + sin 10b + sin 10c इसकी बात की जा रही थी, है ना। तो अगर आप इस पे सीधी लगाते हो तो 2 sin 5a + 5b sin 5a - 5b ये बन जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं sin 10c को 2 sin 5c cos c। ऐसे ही करते हैं सॉल्व कंडीशनल वाले में। तो 2 sin, ठीक है, ये 5a + 5b को लिखा जा सकता है 5π - 5c लिख सकते हैं। a + b = π - c। और ये रहा आपका sin 5a - 5b और 2 sin 5c cos 5c ये लिखा हुआ था। ये क्या बन गया आपका 2 sin 5π - 5c मतलब 2 sin 5c। तो 2 sin 5c को आपने निकाल लिया कॉमन, यहां बचा आपका sin 5a - 5b और यहां पे बचा आपके पास cos 5c। ठीक है, अगला काम, इस c को a और b में बदल दो। तो इसको लिख दिया मैंने 5π - 5a + b, है ना। तो ये 2 sin 5c हो गया, यहां आ गया sin 5a - 5b। ठीक है, अरे ये cos आ रहा है क्या, 2 sin 5c 5a - 5b, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ इट इज cos, दिस इज ऑल्सो cos एंड दिस इज ऑल्सो cos। ठीक है, sin c + sin d लगा रहे थे ना, तो पहला sin दूसरा cos आता है। तो cos 5a - 5b, यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस का cos 5a + 5, है ना। 2 sin 5a 5b यहाँ से और यहाँ से मिल करके 4 sin 5a 5b साइन का और साइन का ही 5c ये आ जाए। ठीक है, कंडीशनल आइडेंटिटी की तरह ये स्टेप बाय स्टेप जैसा sin 2a + sin 2b + sin 2c करते थे वैसे इसको भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखिए, आपका sin 2 बीटा निकालना है आपको अल्फा गामा के टर्म्स में। ठीक है, ओके, तो sin 2 बीटा आपका कितना होता है, sin 2 बीटा अगर आप देखें तो 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, है ना। tan बीटा के बारे में हमें कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है। tan बीटा कितना दे रखा है आपका, tan अल्फा प्लस tan गामा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan गामा। ठीक है, तो एक बार इसको भी लिख लेते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan गामा। ठीक है, साइन कॉस में इसको भी बदल लो। ठीक है, क्या बन जाएगा, देखो साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, साइन गामा बाई कॉस गामा, तो साइन अल्फा कॉस गामा प्लस साइन गामा कॉस अल्फा। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा। डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे। सो दिस इज साइन अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई कॉस ओवर अल्फा माइनस गामा। ये आपका tan बीटा रहा। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये बना लेगा आपका 2 साइन अल्फा प्लस गामा, ठीक है, अपॉन कॉस अल्फा माइनस गामा।
ठीक है। डिवीजन में आपके पास 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा। अब एलसीएम वगैरह ले लिया आपने, सिंप्लीफाई करके लिखा अगर, तो आपके पास आएगा कितना, 2 साइन अल्फा प्लस गामा, ठीक है, इनटू कॉस अल्फा माइनस गामा। डिवीजन में कितना आएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब किस फॉर्म में बदलना है उसके बारे में सोचें। तो आप सबसे पहले तो देख लो, आपका न्यूमरेटर तैयार है, 2 साइन ए कॉस बी लिखा था, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो आपका न्यूमरेटर तो बन गया। डिनोमिनेटर के लिए इसको लिख लिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस गामा, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा, तो दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 गामा को एज इट इज रहने दो, ठीक है। 1 अलग किया, बाकी देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या लिख देंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दोनों एंगल्स का डिफरेंस, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। तो अब इसी फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो लेम्डा की वैल्यू भी यहां से निकल आई आपकी 1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 41 में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है cos रेज टू पावर n प्लस 1x इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी माइनस साइन रेज टू पावर n प्लस 1x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है भाई, ये वैल्यू हमेशा आपकी कैसी रहेगी, 1 से छोटी, ये वैल्यू कैसी रहेगी, 1 से छोटी, तो बताइए डिफरेंस 1 कैसे हो सकता है, जबकि भाई इसको ऐसे लिख लो, cos रेज टू पावर n प्लस 1x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन रेज टू पावर n प्लस 1x, ऐसा, ठीक है, इसको मान लिया मैंने। तो अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या क्रिएट हो सकती है कि n प्लस 1 मतलब अगर इवन है, इफ n इज ऑड, तो n प्लस 1 इज इवन, और n प्लस 1 अगर इवन है तो इसका मतलब कि आपका राइट साइड जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना, और लेस, ये वाला तो आपका लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो फिर तो इक्वालिटी तभी हो सकती है जबकि ये दोनों ही साइड्स 1 हो जाएं, ठीक है भाई। ये cos x की पावर में आप कोई भी इवन टर्म चढ़ाओगे तो रिजल्ट कैसा मिलेगा, 1 से छोटा। यहाँ पे 1 के साथ में आप कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हो ना, क्योंकि पावर आपकी इवन हो चुकी है, तो sin x आपका भले ही नेगेटिव हो जाए, पावर इवन होने की वजह से ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन तभी एक्चुअली सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, जबकि आपका cos रेज टू पावर n प्लस 1x 1 हो जाए और sin रेज टू पावर n प्लस 1x 0 हो जाए, ठीक है, मतलब sin x को 0 होना चाहिए, ठीक है, sin x 0 और cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें n चूंकि ऑड था, तो बिल्कुल यहाँ से अब आप समझ सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 इसका एक सोल्यूशन होगा, पाई भी इसका एक सोल्यूशन होगा, 2 पाई भी इसका एक सोल्यूशन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस हमारे पास कितने आ जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, 3 के बराबर आ जाएंगे।